Hey guys, how are you guys? Uh, Things over here are much better now. The cyclone has passed away. It's probably moved away towards Bangladesh. So, not much to worry. Now the electricity is back as well. So, it's back to civilized world. So, मैंने आप लोगों को कल होमवर्क दिया था नॉमिनल एंड रियल जीडीपी से कंसर्न, और आप लोगों को कुछ परेशानी हुई है उसमें, कुछ लोग आर अनकम्फर्टेबल. सो व्हाट वी गोना डू इज़ लेट्स डिस्कस इट. जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है, आई होप ये लेक्चर अटेंड करने के बाद में वो प्रॉब्लम दूर हो जानी चाहिए. एक बार फिर से मैं आपको बता दूं क्या होता है नॉमिनल जीडीपी, क्या होता है रियल जीडीपी. अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस, आज का जो प्राइस है उसके बेसिस पे अगर आपने जीडीपी कैलकुलेट किया तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी. ठीक है. लेकिन अगर आप एक बेस ईयर कंसिडर करके चल रहे, यू आर टेकिंग एनी ईयर एज द बेस ईयर, और आप उस बेस ईयर के अनुसार प्राइसेस के अनुसार जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं रियल जीडीपी. रियल जीडीपी आपकी जो होती है वो सही मायने में आपको परचेजिंग पावर बताती है. वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन की वजह से आने वाला इम्पैक्ट था उसे न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया है. इन्फ्लेशन की वजह से आने वाले इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया है. कई बार क्या होता है बच्चों, इन्फ्लेशन की वजह से अननेसेसरीली क्या होता है कि प्राइस जो है बढ़ जाते हैं, और प्राइस बढ़ने की वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई है, क्योंकि इवेंचुअली हम इनकम निकालने के लिए आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस के साथ. बट ये जो नेशनल इनकम का वैल्यू हमारे पास में आया होगा, ये ऑब्वियसली क्या होगा, फिक्टिशियस होगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर नेशनल इनकम. बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, एक बढ़े हुए प्राइसेस की वजह से जो इम्पैक्ट आया है वो सामने आ रहा है. तो आप इस फ़र्क को हटाना चाहते हैं, और कोई भी साल को आप कंपेयर कर रहे हैं तो उसे एक कॉमन बेस ले लेते हैं. लेट अस से आपने बेस ले लिया 1995 के प्राइसेस को. 1995 को आपने अपना बेस ईयर मान लिया, और 1995 में चीज़ों के जो प्राइस थे उसी प्राइस को ध्यान में रखते हुए आप आउटपुट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो 2000 का हो, 2002 का हो, 2005 का हो. ऐसा करने से हमारे को क्या होगा बच्चों, रियल पिक्चर, ट्रू पिक्चर क्लियर होगी कि जेन्युइनली देखा जाए तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है या घटा है. कहीं नेशनल इनकम की जो इंक्रीज़ थी वो सिर्फ प्राइस की वजह से तो नहीं थी, आउटपुट की वजह से इंक्रीज़ होगी, वो देश के लिए ज़्यादा बेहतर होगा. तो आइए, मैंने जो आपको कल होमवर्क दिया था उस पोर्शन में चलता हूँ. नाउ ये बहुत सिंपल सी बात है. मैंने आपको ये टेबल बना के दी, और मैंने आपसे पूछा कि आपको मुझे बताना है कि इन 2 सालों में रियल इनकम में क्या फ़र्क पड़ा और नॉमिनल इनकम में क्या फ़र्क पड़ा. ठीक है जी, ओके. तो लेट अस से ये हमारा, लेट अस अज्यूम कि इसको मैं मान लेता हूँ अपना बेस ईयर मान लेता हूँ इसको मैं अपना, और ये बेस ईयर का प्राइस है, और ये जो है ये करंट ईयर का प्राइस है. ठीक है. तो आपके पास में बेस ईयर आ गया, बेस ईयर का प्राइस आ गया, करंट ईयर आ गया, करंट ईयर का प्राइस आ गया. अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल टर्म्स में चलते हैं, जिसमें कोई मगजमारी नहीं है, जिसमें बिल्कुल भी कोई परेशानी की बात नहीं है. बहुत ही सिंपल सा तरीका है अगर हम नॉमिनल टर्म्स की बात करेंगे तो. चलिए, नॉमिनल टर्म्स के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं बेटा, तो नॉमिनल टर्म्स के हिसाब से आप अगर ऑब्ज़र्व करना चाहें, ये लीजिए, ये आपका नॉमिनल टर्म्स आया. नॉमिनल टर्म्स में देखिए, नॉमिनल टर्म्स में आपको क्या करना होता है, जिस साल का जो प्राइस होता है उसी के साथ आपको कंसिडर करना होता है. तो यहाँ पे 12 रुपये का प्राइस था तो आप 12 रुपये कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 15 रुपये प्राइस था तो आप 15 रुपये कंसिडर करेंगे. क्या हो गया जी? हाँ, जहाँ पे 12 रुपये प्राइस था वहाँ पे आप 12 रुपये कंसिडर करेंगे, और जहाँ पे 15 रुपये का प्राइस है, मान जा बेटा, जहाँ पे 15 रुपये का प्राइस है वहाँ पे आप 15 रुपये कंसिडर करेंगे. तो एक तरफ था मेरा 1200 रुपया, दूसरी तरफ मेरा आया 1500 रुपया. तो नॉमिनल टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली मेरी जीडीपी क्या हुई है,
बढ़ी हुई है, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आंसर इज सर ऑब्वियसली 100% बढ़ी है। 1200 से अगर कोई चीज़ 1500 रुपये हो गई है तो ऑब्वियसली आपका नॉमिनल जीडीपी बढ़ा है। अब सवाल है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने से आप मेरा नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया है, मेरी नॉमिनल जीडीपी कितने से बढ़ गई, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये। 1500 माइनस 1200 यानी कि 300, ठीक है। 300 जो है, आप इसे ये कह सकते हैं कि 300% से बढ़ा है बच्चों। वुड दैट बी करेक्ट? वुड इट बी करेक्ट टू से दैट ये नॉमिनल जीडीपी जो है 300% से बढ़ गया? आंसर इज़ ऑब्वियसली नॉट सर। 300% से नहीं बढ़ा है। 300 इज़ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज जो है वो 300 का है। परसेंटेज वाइज निकालने के लिए मुझे 300 को डिवाइड करना पड़ेगा मेरे बेस के साथ। मेरा बेस कितना है? 1200, क्योंकि पहले 1200 था, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ। ये 0 0 कट गया, ये यहाँ पे 12 में जाएगा 3 4 टाइम्स, यहाँ पे जाएगा 1 टाइम्स, तो ये आया 100/4 यानी कि 25%। कितने परसेंट का चेंज आया है बेटा? 25% का चेंज आया है, ठीक है। जिन लोगों का गणित थोड़ा कमज़ोर है मेरी तरह, उनको दोबारा देख लेना चाहिए। 300 रुपये का चेंज आया, बेस में मैं ओल्ड प्राइस ले रहा हूँ 1200 रुपया, और मल्टीप्लाई 100 से कर रहा हूँ। परसेंटेज में निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25%। कैलकुलेटर आपके पास में लिख लेना। 300/1200 इंटू 100 करोगे तो 25% आएगा। तो नॉमिनल जीडीपी में अगर मैं बात करूं, नॉमिनल जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो भैया 25% का इंक्रीज़ हुआ है। और आप खुशी खुशी ये कह सकते हैं जी कि 25% से हमारी नेशनल इनकम जो है वो बढ़ गई। 25% से जो है हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई, ठीक है बच्चों। हाँ जी सर, ओके। आगे क्या है सर? रियल जीडीपी के टर्म्स में मैं अगर बात करूं, तो रियल जीडीपी के टर्म्स में अगर आप बात करेंगे ना बेटा, तो आपको ये प्राइस नहीं कंसिडर करके जो आपका बेस ईयर का प्राइस था वही कंसिडर करना पड़ेगा। एंड द मोमेंट आप 100 इंटू बेस ईयर वाला प्राइस करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1200 रुपये की। ये जो लाइन मैंने खींची है ये बराबर हो जाएगा। और रियल जीडीपी वाइज अगर मैं बात करूं, तो मेरा आंसर होगा देयर इज़ नो चेंज इन रियल जीडीपी। वाई इज़ देयर नो चेंज इन रियल जीडीपी? सर देयर इज़ नो चेंज इन रियल जीडीपी बिकॉज आपके पास आपकी कंट्री में पहले भी 100 यूनिट्स को ख़रीदने का इनकम था, और आज भी आपकी कंट्री में 100 यूनिट्स को ख़रीदने की इनकम है। या आउटपुट वाइज कंसिडर करें तो पहले भी 100 यूनिट बना करते थे, आज भी 100 यूनिट बना करता है। तो कोई किसी प्रकार का फ़र्क, किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं आया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अगले केस में देखते हैं। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट केस। ओके, लुक एट दिस वन। 100 यूनिट्स इंटू 12। अगेन नीडलेस टू से बेटा कि जो ये है ये आपका बेस ईयर है, और जो ये है ये आपका करंट ईयर है। बेस ईयर में आपका जो प्राइस था वो ऑब्वियसली 12 रुपये का था, और करंट ईयर में आपका जो प्राइस है वो 15 रुपये का है, ठीक है जी। तो आप सबसे पहले नॉमिनल टर्म्स में देखिए। नॉमिनल टर्म्स में अगर आप देखेंगे, नॉमिनल टर्म्स में अगर आप देखेंगे बेटा, तो पहले भी 1200 रुपये की इनकम आ रही थी, अभी भी 1200 रुपये की इनकम आ रही है। फर्स्ट ऑल्सो इट वॉज 1200, नाउ ऑल्सो इट इज़ 1200। तो अगर ये 1200 रुपये आता है तो जाहिर सी बात है कि सर कोई फ़र्क नहीं आया है इसमें, सर कोई चेंज नहीं आया है, किसी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं आया है। तो मैं कहूँगा कि नॉमिनल टर्म्स के अनुसार तो मेरी जीडीपी सेम है। नॉमिनल टर्म्स के अनुसार तो मेरी जीडीपी सेम है। बात समझ में आई? लेकिन सर अगर मैं रियल टर्म्स में निकालूं, तो
अगर मुझे रियल टर्म्स में निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर अगर आपको रियल टर्म्स में निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है, ये 15 नहीं रहेगा, ये 12 हो जाएगा। एंड द मोमेंट ये 12 होता है तो 80 इंटू 12 करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 960। तो आपकी वैल्यू आएगी 960 रुपये। पहले आपका जीडीपी कितना था? 1200 रुपये था। अभी जीडीपी कितना आ रहा है? 960 रुपये आ रहा है। तो अगर 1200 से जीडीपी हमारा 960 आता है तो आप खुद बताइए, रियल टर्म्स में अगर आप बात करेंगे, रियल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका जीडीपी कम हुआ या बढ़ गया? आंसर इज़ ऑब्वियसली सर कम हो गया। 1200 के कंपैरिजन में इफ़ वी आर एबल टू कम अप विद अ जीडीपी ऑफ ओनली 960 तो ऑफ कोर्स हमारी जीडीपी कम हो गई है। तो रियल टर्म्स में हमारी जीडीपी में फॉल आया है। इसको देखने का एक और बहुत सिंपल सरल सा जो तरीका है वो ये है कि पहले 100 यूनिट बनते थे इकॉनमी में, आज 80 यूनिट बनते हैं इकॉनमी में। प्राइस गया तेल लेने, प्राइस को अगर हमें कंसिडर नहीं करें तो हमें साफ साफ पता चल रहा है, प्राइस को अगर हम कंसिडर नहीं करें तो हमें साफ साफ चीज़ें पता चल रही है कि एक टाइम 100 यूनिट बन रहे थे और एक टाइम 80 यूनिट बन रहे हैं। तो 100 के मुकाबले अगर 80 यूनिट बनेंगे तो ऑब्वियसली इकॉनमी में नुकसान हुआ है। इकॉनमी में जो जीडीपी का जो आपका क्वांटम है वो कम हो गया। बात समझ में है? परसेंटेज टर्म्स में अगर आप बात करें, परसेंटेज टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1200 माइनस 960 इज इक्वल टू 240। 1200 में से अगर आप 960 लेस करते हैं बेटा तो 240 आता है, यानी कि गिरावट कितने की आई है सर? 240 की आई है। ठीक है जी। और पहले का बेस अपना कितना था सर? 1200 का ही बेस था। फिर उसको इंटू 100 कर देते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20%। यानी कि आपकी इकॉनमी जो है वो 20% से कम हो गई है। रियल जीडीपी के टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो आपकी नेशनल इनकम 20% से कम हो गई है। इसको चेक करने का, इसको सिंपली कैलकुलेट करने का एक बहुत सरल तरीका आप देख सकते थे। 100 यूनिट पहले बनते थे इकॉनमी में, अब इकॉनमी में सिर्फ 80 यूनिट बन रहे हैं। तो अगर 100 के कंपैरिजन में सिर्फ 80 यूनिट बनेंगे, 100 के कंपैरिजन में अगर सिर्फ 80 यूनिट्स बनेंगे तो ऑब्वियसली बेटा हमारा 20% से नेशनल इनकम जो है वो कम हो गया है। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी सर, ये बात हमें समझ में आ गई। राइट, चलिए थर्ड ऑप्शन अगर आप देखें, थर्ड ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन में भी आपको पता चल जाएगा। हाँ, आइए थर्ड ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो आइए ये वाला देखते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज भेजा कि सर क्या ऐसा कोई लॉजिक है कि अगर रियल इनकम में चेंज आया है तो नॉमिनल इनकम में चेंज नहीं आएगा, और अगर नॉमिनल इनकम में चेंज आया है तो रियल इनकम में चेंज नहीं आएगा? ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है बेटा। ये तो मेरे शुरू के जो 2 एग्जाम्पल्स थे, ये तो जो शुरू के 2 एग्जाम्पल्स थे उनमें ऐसा हुआ इत्तेफाक, और उनको ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि आप देखें कि एक में चेंज आ रहा है और दूसरे में नहीं आ रहा। बट ऐसा कोई लॉजिक या ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि एक में चेंज आएगा तो दूसरे में चेंज नहीं आएगा। इसी का प्रूफ है अपना ये तीसरा वाला एग्जाम्पल। आइए इसको देखते हैं तीसरे वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको बोला है कि 100 यूनिट्स इंटू 12 करा, बेस ईयर का आपको फिगर्स बता दिया। हंड्रेड इंटू 12 1200 आपको बता दिया बेस का। और आप अब नॉमिनल टर्म्स में देखते हैं कि करंट ईयर में क्या हुआ है। करंट ईयर का जो वैल्यू अपने को दिया हुआ है 90 यूनिट्स इंटू 15 दिया हुआ है। तो नाउ अगर आप इसको नॉमिनल टर्म्स में देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 1200 था, यहाँ 1350 हो गया, यानी इतने का ये नॉमिनली इंक्रीज़ हो गया है। कितने का? 150 का इंक्रीज़ हो गया है। नाउ इन ऑर्डर टू सी एन इंक्रीज़ ऑफ 150 डिवाइड आप इसको करेंगे ऑब्वियसली 1200 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है ना।
नॉमिनल टर्म्स में अगर आपको ये डिफरेंस देखना है, नॉमिनल टर्म्स में अगर आपको ये डिफरेंस देखना है तो इट्स गोइंग टू बी 150, 1200, 100, ये सब कुछ कट गया, ये बचा 12 और 150। ठीक है, 12 और 150 को आप देखेंगे अगर तो ये जाएगा 6 टाइम्स, ये जाएगा 75 टाइम्स, 6 12 72, और ये लगभग अगर आप देखेंगे बेटा तो ये 12.5% बता रहा है। कैलकुलेटर में आप लोग इसे एक बार चेक कर सकते हैं, 12.5% या तो 12.5% का नॉमिनल में इंक्रीज़ हुआ है। 12.5% का नॉमिनल में इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि 1200 की जगह ये 1350 हो गया है। ये जो हिस्सा है ये आपका नॉमिनल इंक्रीज़ वाला हिस्सा है। लेकिन अगर आप इसे रियल टर्म्स में देखें बेटा, रियल टर्म्स में देखें तो आपको साफ साफ पता चलना चाहिए बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 90 है। यानी कि ऑब्वियसली रियल टर्म्स में अगर मैं देखूँ, पहले मेरे यहाँ पे आउटपुट जो है या प्रोडक्शन जो है वो 100 यूनिट्स का होता था, अब मेरा वही आउटपुट या मेरा प्रोडक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ 90 यूनिट्स का हो रहा है। तो 101% वो क्लियरली मुझे डिफरेंस पता चल रहा है। आई एम एबल टू सी दैट डिफरेंस कि 100 यूनिट्स की जगह वो सिर्फ 90 यूनिट्स का रहा है। ठीक है, तो 10 यूनिट तो कम हुआ ही है, तो डायरेक्टली मेरा आंसर तो मुझे पता चलेगा कि 10% का डिक्लाइन आएगा रियल इनकम में, 10% का डिक्लाइन आएगा रियल इनकम में। लेकिन फिर भी अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा 90 इंटू इसे मल्टीप्लाई करूँगा 12 से, तो ये आएगा 1080। 90 और बेस ईयर का प्राइस, राइट, करंट ईयर का प्राइस नहीं लेके बेस ईयर का प्राइस अगर आप लेते हैं तो 90 इंटू 12 आ रहा है 1080। 1080 को अब आपको कंपेयर करना है बेटा 1200 के साथ में। 1200 से 1080 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1200 माइनस 1080 इज़ इक्वल टू 120, और 120 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 100, तो ये आपका आएगा 10%। तो 10% का बच्चों डिक्लाइन हुआ है। तो आई गेस आपको ये बात यहाँ पे पता चली होगी बेटा कि दोनों में चेंज आया है। देयर हैज़ बीन अ डिफरेंस इन बोथ दी इनकम्स। नॉमिनल इनकम वाइज देखता हूँ तो मुझे लग रहा है मेरी जीडीपी बढ़ रही है, नॉमिनल इनकम वाइज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं रियल इनकम वाइज कंपेयर करता हूँ, रियल इनकम वाइज कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चलता है बच्चों कि मेरी जो इनकम है वो कम हो गई है 10% से। नॉमिनल में 12.5% से बढ़ा हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन रियल में जब मैं उसे देखता हूँ तो 10% से डिक्लाइन नज़र आ रहा है, 10% का फॉल नज़र आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ जी सर, ये बात भी हमें पता चली। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आप लोग जिन लोगों का पहले खुद बनाने से नहीं बना था वो यहाँ पे पॉज करें वीडियो को और प्रयास करें एक बार इसमें खुद बनाने का, ताकि आपको भी अच्छा लगे अगर आपका आंसर मैच हो। जो मैं बताने वाला हूँ उससे आपका आंसर अगर मैच होगा तो यू विल ऑल्सो फील गुड अबाउट योर सेल्फ। तो चलिए आइए प्लीज़ फटाफट इसको देख लीजिए। 100 यूनिट्स इंटू 12 करेंगे तो आपका 1200 आया है। ठीक है, ओके, अगेन आई विल रिपीट। जिनका नहीं बना प्लीज़ यहाँ पे पॉज कीजिए, पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए। चलिए अब अपने इसको सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। यहाँ पे अपने देखते हैं क्या हुआ है। सर यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पहले 1200 था, और नॉमिनल टर्म्स में तो मैं देखूँ तो साफ साफ पता चल रहा है इतने का इंक्रीज़ हुआ है। इतने का इंक्रीज़ मतलब कितने का इंक्रीज़ सर? 450 का इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ये 1200 से 1650 बन गया है। ये 1200 से 1650 बन गया है। 1200 से अगर कोई चीज़ 1650 बनती है तो ऑब्वियसली 450 का इंक्रीज़ है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। 101% 450 का इंक्रीज़ आ गया है। वंडरफुल। उसके बाद में क्या है, आइए ऑब्ज़र्व करते हैं अपने। 110 यूनिट्स इंटू 15 इज इक्वल टू 1650 आया है, राइट। 110 इंटू 15 करने से 1650 आया है, बट दैट 15 इज़ योर करेंट मार्केट प्राइस। नाउ व्हाट इफ़ यू कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ बेस ईयर प्राइस। अगर आप इसे बेस ईयर प्राइस के साथ कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपको पता चलेगा, ये 15 को हटा के आप इसे 12 खींचे और आपका आता है 110 इंटू 12। 110 इंटू 12 अगर आप करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 110 इंटू 12 करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1200 इंटू
1320 1320 रियल इनकम अगर आप अपनी कैलकुलेट करेंगे, रियल इनकम अगर आप अपनी कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो आपको दिखाई देगा कि रियल इनकम आ रही है 1320 रुपये की। रियल इनकम आ रही है 1320 रुपये की। अब अगर ये 1320 रुपये की रियल इनकम आती है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि नॉमिनल में जब मैंने देखा तो 450 का इंक्रीज़ था। परसेंटेज टर्म्स में अगर मुझे इसे कैलकुलेट करना हो तो सर 450 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 100, ये 0 कट गया, 12 और 450 बचा है। अगर 3 को देखूं तो 3 इसमें जाएगा 4 टाइम्स, 450 में 3 जाएगा 150 टाइम्स, 4 यहाँ पे 2 जाएगा, 2 टाइम यहाँ पे जाएगा 75 टाइम्स। 2 से 75 को डिवाइड किया तो आंसर आया 37.5%। आप लोग डायरेक्टली बच्चों कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं इसे। कैलकुलेटर पे क्या सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? सर यही कि 450 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 100, तो वैल्यू आपका आएगा 37.5%। 37.5%। लेकिन सर जब मैंने रियल टर्म्स में इसको देखा, जब मैंने इसको रियल टर्म्स में देखा तो कहानी बिल्कुल अलग आई। कैसे? ऐसे बेटा कि रियल टर्म्स में अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमने देखा 110 इंटू आपने किया 12 तो वैल्यू आई 1320, और पहले था 1200 के मुकाबले 1320 अगर आता है, 1200 के मुकाबले अगर 1320 आता है तो इट्स वेरी क्लियर कि आपका इंक्रीज़ 120 का है। बेस 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 10% आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका वैल्यू 10% आ जाएगा। तो ये एक और एग्जांपल आपने देखा जहाँ पे नॉमिनल टर्म्स में भी इंक्रीज़ हुआ है और रियल टर्म्स में भी इंक्रीज़ हुआ है। हाँ, लेकिन नॉमिनल टर्म्स में इंक्रीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 37.5% का है, और रियल टर्म्स की अगर अपने बात करेंगे तो वो 10% का है। ठीक है जी। तो जैसे देखिए हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ कई बार बात करते हैं तो बताते हैं हमारे ज़माने में तो 1 रुपये में घी मिल जाता था, 5 रुपये में ये हो जाता था, 100 रुपये में शादियाँ हो जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने में क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम था तो 100 रुपये की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। तो ऐसा हो सकता है कि उस ज़माने में अगर कोई सर 300 रुपये पर मंथ कमाता था तो वो वैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकता है जो शायद आज आदमी 50,000 रुपये कमा के मेंटेन करेगा। वाई? बिकॉज प्राइसेस वेर सो लो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसी वजह से नॉमिनल टर्म्स और रियल टर्म्स आपको पता चला। नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, ये भी कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि सर इसमें हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हमें क्या करना है नहीं करना है, कुछ नहीं पता चल रहा। हालांकि मुझे थोड़ा अफसोस हुआ ये देख के कि आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बेटा, स्पेशली व्हेन द टेबल वाज ऑलरेडी देयर। अगर टेबल यहाँ पे ऑलरेडी है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता था ये। बट चलो कोई बात नहीं, आपको अगर दिक्कत आई है आई विल ट्राई एंड सॉल्व इट फॉर यू। ठीक है, ओके। मैंने आपको ये करवा दिया था करेक्शन कि इसे आप एनपी मत लेके चलिए, आप इसे एमपी लेके चलिए, मार्केट प्राइस। और ये हो गया कांस्टेंट प्राइस। ये आपका क्या हो गया? कांस्टेंट प्राइस लेके चलिए। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस मतलब पहले का प्राइस चला आ रहा था, बेस ईयर वाला प्राइस। ठीक है जी। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो भाई 100 इंटू 12 है, इतना रहे। दिस इज़ मार्केट प्राइस एंड दिस इज़ कांस्टेंट प्राइस। ठीक है जी। अब यहाँ पे तो बेटा बेस ईयर के केस में तो मार्केट प्राइस भी वही है, बेस ईयर के केस में तो मार्केट प्राइस भी वही है, और कांस्टेंट प्राइस भी, अरे मान जाओ। तो यहाँ तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, ये 1200 ही आएगा।
आप इसको अगर बेस प्राइस के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कांस्टेंट प्राइस के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1200 आएगा, और आप अगर इसको मार्केट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1200 आएगा। बट नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट ईयर की तरफ अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं इसको मार्केट प्राइस के हिसाब से देखता हूँ, उस समय जो प्राइस चल रहा था उसके हिसाब से जो अगर मैं देखता हूँ तो 80 × 15 आएगा 1200 रुपया, 80 × 15 आएगा 1200 रुपया। लेकिन अगर सर मैं कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से देखूं, बेस ईयर का जो मेरा प्राइस था उसके हिसाब से देखूं, तो 80 × 12 वैल्यू आएगी 960, 80 × 12 वैल्यू आएगी 960। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर में अगर मैं देखता हूँ 100 यूनिट्स मैंने बनाए हैं, 100 यूनिट्स को अगर मैं मार्केट प्राइस के हिसाब से देखूँ तो 100 × 15 करता हूँ तो बेटा 1500 आएगा, 100 × 15 करता हूँ तो 1500 आएगा। लेकिन अगर मैं उसको बेस ईयर के प्राइस के साथ, कांस्टेंट प्राइस के साथ देखूँ, 100 × 12 देखूँ तो मेरी वैल्यू आएगी 1200 रुपये की, 100 × 12 देखूँ तो मेरी वैल्यू आएगी 1200 रुपये की। और इसी तरीके से लास्ट में अपना आता है 120 यूनिट्स, 120 यूनिट्स प्राइस है 16 रुपये का। अगर आप इसको मार्केट प्राइस के हिसाब से देखेंगे, 120 × 16 करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 1200, और 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 120 को तो वो वैल्यू आपका आएगा 720। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1920, वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1920 आ जाएगी, है ना। तो 1920 रुपये आया। लेकिन अगर आप इस सेम चीज़ को बेटा बेस ईयर के प्राइस के साथ कंसिडर करेंगे तो 120 × 12 आपकी वैल्यू आएगी 1440 रुपये, 1440 रुपीज़। यही चीज़ बेटा इस डायग्राम में यहाँ पे साफ साफ दिखाया हुआ था। ये जो फर्स्ट ईयर का जो वैल्यू है ये आपका बेस ईयर है, इसको मैंने 0th ईयर किया है। 0th ईयर में आपका रियल इनकम भी वही था, नॉमिनल इनकम भी वही था, 1200 का 1200, इसीलिए दोनों बार का साइज़ बिल्कुल सेम था। अगले साल में आप जब जाते हैं तो नॉमिनल इनकम की वैल्यू है 1200, जबकि आपकी रियल इनकम है 960। इस वजह से उनके बीच में ये डिफरेंस आ गया। थर्ड ईयर में जब आप जाते हैं आपकी नॉमिनल इनकम 1500 है, लेकिन आपकी जो रियल इनकम है वो सिर्फ 1200 रुपये की है। फोर्थ ईयर में आपकी नॉमिनल इनकम 1920 है, लेकिन रियल इनकम 1440 है। बस उसी का डिपिक्शन है, बस उसी ये जो टेबल आपने ऊपर लिखी है इसी टेबल का डिपिक्शन है ये डायग्राम। इसके बावजूद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सेंड अ स्मॉल वीडियो, या फिर अपने एक वीडियो चैट कर सकते हैं जिसमें 1-to-1 अपने ये वाली चीज़ समझ सकते। ठीक है जी, बात समझ में आई आप लोगों को? एक बार वापस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फटाफट देख लीजिए क्या हुआ। देखिए ये है मार्केट प्राइस अभी का, और ये है कांस्टेंट प्राइस यानी कि बेस ईयर वाला प्राइस। बेस ईयर जो होगा उसमें तो वही बेस ईयर प्राइस होगा और वही मार्केट प्राइस होगा। बेस ईयर जो है, जिस साल में मेरा बेटा बेस ईयर है उस साल में तो ऑब्वियसली मेरे पास में आई वुड नॉट हैव 2 सेट ऑफ डेटास। मेरे पास तो एक ही डेटा होगा ना बेटा, एक ही प्राइस आएगा मेरे पास में, 2 तरह के प्राइसेस ही नहीं होंगे मेरे पास में। आई विल नॉट हैव 2 टाइप्स ऑफ प्राइसेस because in the base year my market price is the same as my base year price। ठीक है, so when I multiply that value 100 × 12 में करता हूँ। अब मैं 100 × 12 ही मेरा मार्केट प्राइस है, 12 ही मेरा कांस्टेंट प्राइस है। दोनों ही केस में क्या आ रहा है सर, दोनों ही केस में वैल्यू 1200 आ रही है। इस वजह से ये जो डायग्राम है इसको अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो जो 0th ईयर था मेरा उसमें ये वैल्यू मेरी कांस्टेंट आ गई, सेम आ गई। लेकिन अगर मैं सर 2013 का देखता हूँ तो उसमें मार्केट प्राइस बिल्कुल अलग है
और बेस ईयर का प्राइस तो 12 है जो फिक्स है, मुझे पता है। तो अगर मैं मार्केट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे आउटपुट को, 80 यूनिट का आउटपुट है, 15 रुपये का मेरा मार्केट कांस्टेंट मार्केट प्राइस है, मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1200 रुपये आता है। और अगर मैं इस 80 को बेस ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, अगर मैं इस 80 को बेस ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 80 इंटू 12 960 की वैल्यू आ जाती है। 2016 वाला जो है उसमें 100 की वैल्यू है, 100 मेरा आउटपुट है, 15 रुपये का मेरा मार्केट प्राइस चल रहा है, तो 100 इंटू 15 करूँगा तो 1500 आ जाएगा। लेकिन सर अगर मैं बेस ईयर के प्राइस के साथ कंसिडर करूँगा तो 1200 आएगा। इसी तरीके से 120 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 1920 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सेम चीज़ को बेस ईयर के प्राइस के साथ कंपेयर करूँगा, 120 इंटू 12 करूँगा तो 1440 आएगा। इस वजह से बेटा बहुत फ़र्क पड़ जाता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर रियल इनकम या फिर योर नॉमिनल इनकम। बात आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गई कि रियल इनकम में और नॉमिनल इनकम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वंस अगेन किसी को डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच विद मी। चलिए अब आज का नया टॉपिक जो है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ जीडीपी। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अब आपको सर एग्ज़ाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ ऐसा कि आपको जीडीपी दे दिया जाएगा करंट ईयर का, इंडेक्स नंबर करके एक चीज़ होती है बच्चों, बचपन में आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है? बोले सर पढ़ा तो है लेकिन क्या पढ़ा है अब ये याद नहीं है। और ऐसे भी सर आपने तो कहा था मैथ्स नहीं है इसीलिए तो हम आपके पास आए थे, फिर आप फालतू मैथ्स की बातें क्यों कर रहे हैं। अच्छा चलो मैथ्स की बात नहीं करता, लेकिन बहुत छोटी सी चीज़ है, वो इकोनॉमिक्स का भी हिस्सा होती है और स्टैटिस्टिक्स का भी हिस्सा होती है। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा ज़रूर होगा बेटा, इंडेक्स नंबर नाम की मामूली सी चीज़। क्या होता है इंडेक्स नंबर में, आइए देखते हैं। In order to convert GDP into real GDP, we need to use the following formula। आपको बोला जो भी GDP का करंट ईयर का वैल्यू है आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से और डिवाइड कर दो करंट ईयर के इंडेक्स के साथ। आपका जो भी GDP का वैल्यू है आप उसे मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, आप उसे मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ और डिवाइड कर दो करंट ईयर के इंडेक्स के साथ। अब ये क्या है बेसिकली, देखो जो बेस ईयर होता है ना बेटा, उसकी वैल्यू को आप हमेशा 100 ही मान के चलते हो। जो बेस ईयर होता है बेटा, जो बेस ईयर होता है आपका, उसकी वैल्यू को आप हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही मान के चलते हैं। जो बेस ईयर होता है उसकी वैल्यू को आप बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही मान के चलते हैं। तो इसीलिए आपने क्या किया है, अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है तो बेस ईयर वाले इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और करंट ईयर वाले इंडेक्स के साथ डिवाइड कर दिया, करंट ईयर वाले इंडेक्स के साथ डिवाइड कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल सर इसका एक एग्ज़ाम्पल बताइए तो समझ में आएगा। अच्छा ये देख लेते हैं इसका एक एग्ज़ाम्पल। मान लीजिए आपको बताया कि 1950 जो है वो ईयर टू 2020 की इनकम है। हमारी नेशनल इनकम जो है 2020 साल की वो है 1950 रुपये की। ओके, आपको इसके साथ साथ बता दिया 2020 का जो प्राइस इंडेक्स है वो लगभग 150 का है। 2020 का जो प्राइस इंडेक्स है वो लगभग 150 का है। 150 का मतलब क्या हुआ, 150 का मतलब ये हुआ कि सर जो चीज़ें बेस ईयर में 100 रुपये की मिलती थी वो चीज़ें अब आपको 150 रुपये में ख़रीदनी पड़ रही है। बेस ईयर में जो चीज़ ख़रीदने में आपका 100 रुपये लगता था
अब आपको उस चीज़ को खरीदने में 150 रुपये खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला अपना क्या था? करंट ईयर इंडेक्स जो होता है वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। करंट ईयर इंडेक्स जो होता है वो एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे बच्चे प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है कि अच्छा हाँ, ये सम में अगर मुझे सॉल्व करना है, 2020 का करंट ईयर इंडेक्स हो गया 150, करंट इनकम भी पता चल गई, तो बस अब इसको कैलकुलेट करने में क्या बचा है, मैं लिखूँगा करंट इनकम 1950, डिवाइड कर दूँगा करंट ईयर का इंडेक्स यानी कि 150, मल्टीप्लाई कर दूँगा 100 के साथ, तो ये 0 0 कट गया। अब ये 50 में 5 जो है जाता है 3 टाइम्स, और 1950 में 5 जाएगा जी 1000 में जाएगा बेटा वो 20 टाइम्स, बिकॉज 1000 में जाएगा वो 200 टाइम्स, सर ना, बिकॉज 200 इंटू 5 इज़ 1000। और दूसरा अगर अपने बात करें 950 है तो 950 में वो चला जाएगा 5 से डिवाइड करना है, 350, 4 मिलाया 380, 950 में 180 टाइम्स जाएगा तो 380 आ गया। फाइनल आंसर आपका 380 डिवाइडेड बाई 3। तो ये वैल्यू जो है आपकी आएगी 100। 80 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 में हो गया 60, इट विल बी अबाउट 126.67 ना, 126.67 जैसा आएगा, 126.67 जैसा आएगा। नहीं, मतलब 1266.67। अभी बच्चों यहाँ पे क्या है कि छोटी सी स्क्रीन है, लिखना बहुत मुश्किल है, बट आई एम हियरिंग दैट थिंग्स आर गोना ओपन अप। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि 25 तारीख से डोमेस्टिक एविएशन स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ दैट इज़ गोना हैपन वेरी सून, विल बी बैक इन बरोडा एंड वील बी स्टार्टिंग टू रिकॉर्ड आवर लेक्चर्स ऑन इन आवर स्टूडियो। और स्टूडियो पे जब अपना लेक्चर रिकॉर्ड होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चों क्वालिटी ऑफ द क्लास वुड बी 10 टाइम्स बेटर देन दिस। ठीक है ना, तो दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आए हो रहे। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए बेटा। एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था कैलकुलेटर में आप लोग प्लीज़ कैलकुलेट कीजिए। 1950 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। ठीक है जी, 0 0 कट गया, ये बचा 195 यानी कि 15 इसमें जाएगा 13 टाइम्स, 13 इंटू 100 कर दिया, 1300 का वैल्यू आ गया हमारा। सो सॉरी, मैं पता नहीं क्या कैलकुलेट कर रहा था, 1300 की वैल्यू आ गई हमारी, बहुत ही सिंपल। यानी कि हमारी रियल इनकम कितनी है सर? हमारी रियल इनकम इज़ 1300 1300। सो सॉरी गाइस, जो मैंने आपको पहले कैलकुलेट कर रहा था मैं अपने मन ही मन में कन्फ्यूज ही आ गया था। वापस से आप एक बार क्लियरली देख लीजिए, बहुत ही सरल है। 1950 लिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, डिवाइड बाई 150 कर दिया, ये 15 इसमें जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, 1300 आ गया। तो मेरा जी रियल टर्म्स का इनकम है 1300
भले ही उस साल का करंट ईयर का इनकम 1950 बता रहा हो, बट अगर मैं उसे रियल टर्म्स में देखूँगा तो वो इनकम आएगी 1300 की। ठीक है जी। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर बोल के एक चीज़ आई है, जीडीपी डिफ्लेटर। आइए ये सेम डेटा सेट को यूज़ करके जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। आपने देखा कि आपका नॉमिनल जीडीपी कितना था सर 1950, रियल जीडीपी भी आपने निकाला कितना आया सर 1300, इनटू क्या करना है 100। यस, हाँ सर, इतना ही कुछ करना है। तो ठीक है, देखें क्या होता है सर। होना क्या, ये 0 0 हटा दीजिए और ये 0 0 भी हटा दीजिए। 13 है, 13 190, 13 10 ज़ा 130 होता है और 5 ज़ा 165 होता है, 5 ज़ा 65 होता है। तो ये हो गया 15 13 इंटू 15 करने से मेरा 195 आ रहा है, सही जवाब है। और इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को 10 से, तो ये 150 आया। तो इस सेम सम में जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू मेरी वैल्यू आई 150, विच इज़ नथिंग बट करंट ईयर का इंडेक्स। तो अब आपको ये देख लेना है कि आपका जो जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू आता है दैट इज़ नथिंग बट करंट ईयर इंडेक्स की वैल्यू है। करंट ईयर इंडेक्स की वैल्यू है, करंट ईयर इंडेक्स की वैल्यू है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क लिखवा देता हूँ, यहाँ पे लगे हाथों आप लोग ये काम कीजिए। लिखिए, आप लोग को क्या बनाना है, आपको लिखना है नॉमिनल इनकम, फिर यहाँ पे लिखना है रियल इनकम, फिर यहाँ पे लिखना है करंट ईयर इंडेक्स। ठीक है जी। नॉमिनल इनकम मैंने आपको बता दी, एक लिख लिया आपने, रियल इनकम का लिख लिया, करंट ईयर इंडेक्स, 3 कॉलम बने। तब मैं आपको नॉमिनल इनकम आपकी बता रहा हूँ 2500 रुपये की। नॉमिनल इनकम आपकी कितनी है सर 2500 रुपये की। रियल इनकम कितनी है पता नहीं, ये आपको ढूंढनी है। तो सर करंट ईयर इंडेक्स तो कम से कम बता दीजिए। ठीक है, बता देता हूँ। करंट ईयर इंडेक्स आपका 125 है, करंट ईयर इंडेक्स आपका 125 है। तो आप इसको फॉर्मूला में लगाइए, आंसर निकाल लीजिएगा होमवर्क के तौर पे। दूसरा क्वेश्चन सर, दूसरे क्वेश्चन में आपकी नॉमिनल इनकम थी 3600 रुपये की। नॉमिनल इनकम आपकी थी 3600 रुपये की और आपका रियल इनकम था बेटा 2400 रुपये का। आपको अपना करंट ईयर इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है। आपको अपना करंट ईयर इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू निकालनी है। ओके जी, ये दोनों कॉपी कर लीजिए। तो मैं आपको तीसरा वाला दूं। तीसरे वाले केस में आप ले लीजिए, आपका नॉमिनल इनकम है 5200, 5200। ठीक है जी, 5200। रियल इनकम आपको पता नहीं है और आपका करंट ईयर इंडेक्स जो है वो आपका है 130। ये वैल्यू जो है यहाँ पे 130 है। आपको देखने में दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वैल्यू जो है 130 है, लास्ट वाला। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। नहीं अगर आप लोग लिख पाएँ तो चलिए दोबारा मैं आपके लिए लिख देता हूँ। नॉमिनल इनकम, रियल इनकम, करंट ईयर इंडेक्स। फर्स्ट वाले केस में हमने क्या लिया सर, हमने इसको लिया 2500, ये हमें पता नहीं, इसको हमने लिया 125। दूसरे वाले केस में मैंने आपके लिए क्या लिखा
क्या लिखा था मैं खुद ही भूल गया हूँ। क्या लिखा था रे बाबू? करंट ईयर इंडेक्स आपको निकालना था, और ये मैंने आपको बताया था 3600, और ये मैंने आपको बताया 2400। थर्ड वाला जो था उसमें ये था आपका 5200, ये आपको पता नहीं, और इसकी वैल्यू है 130। तो ये 3 सम छोटे छोटे हैं, आपको मुझे इसमें कहाँ पे रियल इनकम कितनी होगी और जहाँ पे करंट ईयर इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है वो निकालेंगे। ये 3 क्वेश्चन मार्क्स हैं, इन 3 क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब जीएनपी एंड इट्स फीचर्स की बात आई है। जीएनपी एंड इट्स फीचर्स में बहुत सरल चीज़ें हैं। फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री। तो जीएनपी कैसे आता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। ये क्या है? नेशनल प्रोडक्ट है सर। नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ सर? मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेता हूँ और उसमें NFIA को ऐड कर देता हूँ। सर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेता हूँ और उसमें NFIA को, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देता हूँ, तो मेरा सर नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। GNP इज इक्वल टू GDP प्लस NFIA। ठीक है जी। अब इसमें वो पुरानी बातें ही हैं बेटा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि मनी टर्म्स का ध्यान रखना है, फाइनल गुड्स लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेना है। कंसीडरेशन का मतलब क्या हुआ? सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेना है जिनके लिए पैसा दिया जा रहा है। ऑब्वियसली जो फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं या फ्री में गुड्स दिए जा रहे हैं वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होंगे। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि वाकई में उस एक्टिविटी की वजह से कुछ ना कुछ एक्चुअल गुड्स या सर्विसेज आनी चाहिए इकोनॉमी में। कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज वाकई में आना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। ठीक है जी। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आपको पता ही है बेटा। ट्रांसफ़र पेमेंट्स का मतलब क्या होता है? वही जो आपको वन साइडेड पेमेंट्स होते हैं जिसके बदले में कॉरेस्पॉन्डिंग गुड्स और सर्विसेज का कोई फ़्लो नहीं होता है, जैसे कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस हो गया या और भी जो बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के पैसे हैं वो, इसको भी आप बाहर रखते हैं। नेक्स्ट है क्या? फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या हुआ बेटा? फ्लक्चुएशंस का मतलब हुआ कि अगर आपके पास में स्टॉक है या इन्वेंटरी है और उसकी वैल्यू के बढ़ने की वजह से आपको अगर लग रहा है कि जी मेरी तो इनकम बढ़ गई है, तो आपको उसे कंसिडर नहीं करना है। तो आपको उसे बेटा कंसिडर नहीं करना है। जस्ट बिकॉज़ मेरे पास में कोई स्टॉक पड़ा है, जैसे मान लीजिए आज हमारे घर में सोना पहले का ख़रीदा हुआ पड़ा है, आपके पेरेंट्स के पास में पहले उन्होंने जो सोना ख़रीदा था वो उनके पास ख़रीदा हुआ पड़ा है। अब उन्होंने जब ख़रीदा था और आज की मैं बात अगर करूं बेटा, तो इस दौरान ऑब्वियसली सोने के दाम में बहुत फ्लक्चुएशन आया है, सोने के प्राइसेस बढ़ गए हैं। बट ये जो हमारे घर पे पड़ा हुआ जो इन्वेंट्री है या स्टॉक है, इसकी वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है, इसको हम लोग इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है जी। आइए अब अपने आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम अप्रोच जीएनपी। आपको पता ही है, चाहे जीडीपी बोलो, चाहे जीएनपी बोलो, चाहे एनएनपी बोलो, चाहे एनडीपी बोलो, अप्रोच 3 ही होती हैं। एक इनकम अप्रोच होती है, एक एक्सपेंडिचर अप्रोच होती है और एक वैल्यू एडेड या फिर प्रोडक्शन मेथड वाला अप्रोच होता है। तब इसमें बताया कि कैसी कैसी इनकम होगी। तो जी बताया कि जी रेंट की इनकम होती है, वेजेस एंड सैलरीज की इनकम होती है, इंटरेस्ट की इनकम होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स का मतलब क्या हुआ कि सर कुछ इनकम ऐसी है जो रिलायंस ने कमाई लेकिन उसने उसका डिविडेंड नहीं बांटा। वो पैसा आज भी रिलायंस ने अपने पास में मौजूद रखा है। वो पैसा रिलायंस ने आज भी अपने पास में एज़ इट इज़ बरकरार रखा है। तो ये जो डिविडेंड बांट दिया गया वो तो प्रॉफिट के रूप में आ गया, लेकिन जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, यानी कि बेसिकली ये दोनों मिला के प्रॉफिट बन जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट बेटा।
अगर आप ये दो चीज़ों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा बेटा? प्रॉफिट बन जाएगा। ये है जो बांट दिया वो वाला प्रॉफिट, ये है जो नहीं बांटा वो वाला प्रॉफिट। यानी कि सब सजावट की बातें हैं, बट कॉमन सेंस वाइज देखो तो सारी चीज़ें बिल्कुल आपको जो आसानी से क्लियर हो वही है। कैसे? क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि 4 फैक्टर प्रोडक्शन होता है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड को रेंट मिल जाता है, लेबर को वेजेस मिल जाता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाता है, और एंटरप्रेन्योर के लिए आता है प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। जो बांटा हुआ प्रॉफिट है वो हो गया डिविडेंड, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो हो गया हमारा एक और प्रॉफिट का हिस्सा। उसके बाद में मिक्स्ड इनकम है। मिक्स्ड इनकम यानी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको अलग से कोई रेंट नहीं दे रहा, उनको अलग से कोई वेजेस नहीं दे रहा, उनका जो इनकम है उसी में सारा कंपोनेंट आ जा रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स हैं जो लोग अपनी इनकम से पे कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जो लोग अपनी इनकम से पे कर रहे हैं। यानी कि लेटर से आप 10 लाख रुपए कमाते हैं और गवर्नमेंट आपसे 1 लाख रुपए का अगर टैक्स ले रही है, आपने 10 लाख रुपए अर्न करा, आपने 10 लाख रुपए अर्न करा और गवर्नमेंट ने आपसे 1 लाख रुपए का टैक्स ले लिया। इस टैक्स को हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं। और अब ये आज की डेट में देखा जाए तो इकलौता ही आइटम है डायरेक्ट टैक्सेस की लिस्ट में। तो ये डायरेक्ट टैक्सेस जो आपने पे किए, ये भी आपने कहाँ से पे किया जी? आपकी जो इनकम थी उसी से पे किया। इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए इनकम है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इसी से चलता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं? सबसे कॉमन नाम इनडायरेक्ट टैक्स का जो है वो है ऑब्वियसली G ऑफ द S ऑफ द T, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हर चीज़ पे लगता है, हर सर्विस पे लगता है, हर गुड्स पे लगता है। और ये पैसे आपको भरने पड़ते हैं जब आप कोई सामान मान लीजिए 20 रुपये में ख़रीद रहे हैं और उसके ऊपर में अगर 15% का टैक्स है GST का, तो आपको 20 × 15% 3 रुपीज़ और ऐड करना पड़ेगा और 23 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। उसके बाद में डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही समझ सकते हैं, यहाँ पे ग्रॉस लिखा हुआ है। अगर नेट होता तो मैं डेप्रिसिएशन नहीं लिखता, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। क्योंकि आप लोगों को ये बात पता है बेटा कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आप मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन को करते हो लेस। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इसलिए डेप्रिसिएशन भी आ गया। और दूसरी बात में बेटा यहाँ पे N लिखा हुआ है। N यानी कि नेशनल। नेशनल यानी कि डोमेस्टिक में आपको क्या ऐड करना पड़ता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं आ रही है बेटा, एक ही एक चीज़ वो लोग घुमा घुमा के आपको वापस दे रहे हैं। तो ये चैप्टर भले ही बुक में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा नज़र आएगा, बट इफ़ यू लुक एट इट, इसमें बातें वही 3-4 थी जिनको बार बार दोहराया जा रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? हाँ जी सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। चलो जी आगे देखते हैं। फिर आया कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर अप्रोच ऑफ GNP। अब वापस से ये अपने को दिया हुआ है बुक में, लेकिन आप ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा। क्या आपने ऑलरेडी इस चीज़ को नहीं पढ़ा है? मुझे बताइए किस रूप में आपने पढ़ा था सर? C+I+G+N के रूप में, याद है? बिल्कुल शुरू में हमने पढ़ा था C+I+G+N। C मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G मतलब हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और N का मतलब हो गया जी नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे क्या लिख दिया? X माइनस N, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करेंगे जब, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करेंगे जब, तो ऑब्वियसली मेरा क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। सो दिस इज़ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज़ नथिंग बट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ नथिंग बट नेट एक्सपोर्ट्स, एंड दिस इज़ योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर अप्रोच के हिसाब से देखेंगे तो भी ये बातें आपकी देखी हुई है। नेक्स्ट क्या है? एक और तरीका है सर इनकम को कैलकुलेट करने का, जिसको हम वैल्यू एडेड अप्रोच कहते हैं, या फिर सर हम उसको अपना प्रोडक्शन मेथड कहते हैं, आउटपुट मेथड कहते हैं। ये तरीका भी हमने पढ़ रखा है सर। इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आपको पता है इसमें आप क्या देखते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, यानी आप सारी इंडस्ट्रीज़ ले लेते हैं बेटा। और फिर हर इंडस्ट्री के अलग अलग जो एंटरप्राइजेज़ हैं
उनके द्वारा जितनी जितनी वैल्यू, जैसे किसी बंदे ने इतना बड़ा बनाया, दूसरे बंदे ने उसको थोड़ा और बड़ा बना दिया, तीसरे बंदे ने उसको और बड़ा बना दिया, चौथे बंदे ने उसको और बड़ा बना दिया, ठीक है। लेकिन जब मैं लेटर से ये फोर्थ बंदे का कंट्रीब्यूशन लूँगा तो मैं ये जो ऑरेंज वाले सर्कल के अंदर की चीज़ है इसको नहीं कंसिडर करूँगा, क्योंकि ये तो पहले से मौजूद था। सिर्फ ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये उसके द्वारा ऐड करी गई वैल्यू है, तो मैं सिर्फ उसके द्वारा जो एडेड वैल्यू है उसी को कंसिडर करूँगा, सारी की सारी चीज़ को कंसिडर नहीं करता हूँ। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? हाँ जी सर, हमें ये बात समझ में आ ही गई है। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू एडेड का आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है और कोई और नई बात इसमें नहीं है। हाँ, ये एफसी और एमपी वाली बात है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा। एफसी और एमपी वाली बात भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइसेस, एक बार फिर आइए हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है हमको यहाँ पे दिया हुआ है सर कि रॉ मटेरियल है 3000 रुपये का। ये एक प्रिंटर है आपके सामने, इस प्रिंटर को बनाने में रॉ मटेरियल लग रहा है बेटा 3000 रुपये का, वेजेस लग रही हैं 1500 रुपये की, इंटरेस्ट लग रहा है 500 रुपये का, प्रॉफिट लग रहा है 1000 रुपये का। ये चीज़ें क्या हो गई बेटा? सर ये हमारा हो गया 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को सारे के सारे चीज़ों को मिला के जो कॉस्ट लग रहा था वो हमारा आ रहा है 6000 रुपये का। कितने रुपए की आ रही है सर? 6000 का आ रहा है, लेकिन सर ये मार्केट में बिक रहा है 7200 रुपये में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा इसके ऊपर में 1200 रुपये का टैक्स है, क्योंकि बेटा इसके ऊपर में 1200 रुपये का टैक्स भी है। तो जब आप उस टैक्स वाले कंपोनेंट को कंसिडर करेंगे, तो 6000 प्लस 1200 करने की वजह से ये 7200 हो जाएगा। अब अगर मैं ये मानूं कि मेरा आउटपुट, मेरी इकॉनमी का आउटपुट है ये प्रिंटर, अगर अब मैं ये मानूं कि मेरी इकॉनमी का आउटपुट है ये प्रिंटर, तो इकॉनमी में अगर मैं बेटा फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से देखूंगा तो 6000 रुपये का जीएनपी जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, 6000 रुपये का जीएनपी जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं मार्केट प्राइसेस के हिसाब से देखूंगा तो उसमें 1200 रुपये का टैक्स भी ऐड हो जाएगा और 7200 रुपये का मेरे को जीएनपी दिखाई देगा। आपको बात समझ में आई होगी। वापस से समझ लीजिए बच्चों, जिनको समझने में दिक्कत हुई है प्लीज़ एक बार देखिए। मैंने अपनी तरफ से बेटा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर सबका जो जो कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने जो जो अपनी तरफ से वैल्यू ऐड किया, उनका रेम्यूनरेशन मैंने कंसिडर कर लिया। सारे फैक्टर्स का कॉस्ट मिला के प्रिंटर का कॉस्ट आ रहा है 6000 रुपये का, लेकिन फिर भी प्रिंटर 6000 रुपये में मार्केट में बिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में एक 1200 रुपये का जीडीपी भी आता है, 1200 रुपये का जीएसटी भी आता है। और जीएसटी आने की वजह से क्या हो जाता है सर? जीएसटी आने की वजह से ये जो 6000 रुपये का प्रिंटर था ये हमको 7200 रुपये का पड़ता है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर आप कंसिडर करेंगे मार्केट प्राइस तो आपका आ जाएगा जीएनपी एट एमपी, और अगर आप कंसिडर करेंगे टैक्स के अलावा की वैल्यू तो आपका आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट 6000 रुपये का। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आपको मैंने बताया था दूसरी चीज़ क्या हो सकती थी बेटा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस में दूसरी चीज़ क्या होती है सर? एक होता है टैक्स, दूसरी चीज़ होती है सर सब्सिडी। ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ हमारी होती है बेटा सब्सिडी। सब्सिडी का सबसे पॉपुलर आइटम जो हमारे पास में आता है हमेशा वो है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर के हिसाब से आइए देख लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ है प्लीज़। सर सिलेंडर के हिसाब से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है ये सिलेंडर को बनाने में भी सर सारी फैक्टर कॉस्ट को मैं कंसिडर करता हूँ। रॉ मटेरियल लेता हूँ, वेजेस लेता हूँ, इंटरेस्ट लेता हूँ, और इंडेन या भारत गैस जो कंपनी से बेच रहे उसका प्रॉफिट भी मैं अगर कंसिडर करता हूँ तो मेरी सर फैक्टर कॉस्ट आती है 650 रुपये की। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ कि एक्चुअली कस्टमर को पड़ रहा है ये 500 रुपये में। ऐसा कैसे हो सकता है सर? 650 रुपये की जिस चीज़ की कॉस्ट आ रही है उसका मार्केट प्राइस 500 रुपये कैसे हो सकता है? सॉरी, तो हमें पता चला कि उसके ऊपर 150 रुपये का
गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट इज़ गिविंग अ सब्सिडी ऑफ ₹150 एंड बिकॉज गवर्नमेंट इज़ गिविंग अ सब्सिडी ऑफ ₹150 आपको ये 650 की चीज़ 500 रुपये में मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट प्राइस है बेटा 500, लेकिन फैक्टर कॉस्ट है 650। मार्केट प्राइस है 500 और फैक्टर कॉस्ट है 650। इसीलिए मैंने आपको सिखाया है बच्चों, ये बात क्या सिखाया है कि फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइसेस। अब इस केस में अपने को दिखाई दे रहा है फैक्टर कॉस्ट था 6,000 रुपये का, उस पर मैंने प्लस टैक्सेस कर दिया 1,200 रुपये का, तो ये 7,200 हो गया। अब आप बोलेंगे सर माइनस सब्सिडी तो आपने इस पर किया नहीं, क्योंकि बेटा इस पर सब्सिडी है नहीं, इसलिए माइनस सब्सिडी 0। दूसरी ओर अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फैक्टर कॉस्ट है मेरा 650 रुपये का, प्लस टैक्सेस करना चाहूँ लेकिन वो कुछ आ रहा नहीं है, माइनस सब्सिडी करा 150 रुपये का, तो आ गया 500 रुपया, 500 रुपीज़। आई होप आपको ये फैक्टर कॉस्ट वाली बात और मार्केट प्राइसेस वाली बात समझ में आई होगी। ग्रॉस टू नेट वाली बातें बेटा बहुत बार मैं आपको ये बातें बता चुका हूँ। NNP MP लिखा हुआ है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। तो GNP MP अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान लो ये नहीं बताया हुआ है कुछ, यहाँ पे डैश दे दिया, मान लो NNP MP इज इक्वल टू GNP MP, तो आप खुद ही बता देंगे कि सर G से आपको माइनस करना है डेप्थ, तो आ जाएगा नेट। तो बाकी सब तो सेम ही है, NP@MP MP@MP, सिर्फ G और N का फ़र्क है। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो नेट आ जाएगा। इसको और इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ पे सर NNPFC है, यहाँ पे GNPFC है, तो फ़र्क तो सर सिर्फ G और N का ही है, G और N का ही फ़र्क है। तो बस आपको क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन करना है और कुछ नया नहीं करना। NNPFC लिखा हुआ है, NNPFC लिखा हुआ है और एक तरफ में मेरे को GNP MP लिखा हुआ है। अब देखो पहला फ़र्क इसमें क्या है, G से N पे जाना है। G से N पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर G से N पे जाने के लिए मुझे ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। चलो G से N हो गया, NNP हो गया, यहाँ पे भी NNP है। दूसरा कि सर यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे मार्केट प्राइसेस दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइसेस में से टैक्सेस लेस करेंगे, सब्सिडी प्लस करेंगे, तो आपका आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये इस तरह की जितनी इक्वेशंस बन सकती है, देयर इज़ नो एंड टू इट बच्चों, 200 इक्वेशन भी ऐसी बन सकती है। हाँ, हालांकि तीनों मतलब जितनी भी इक्वेशन आप इसकी बनाएंगे उसमें लॉजिक वो तीन ही चीज़ों का है, डेप्रिसिएशन का, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का, और तीसरी चीज़ जो है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमेशा आपको याद रखना है डोमेस्टिक से नेशनल के बीच का फ़र्क है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ग्रॉस से नेट का फ़र्क है डेप्रिसिएशन, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइसेस का फ़र्क है टैक्स और सब्सिडी। अब इनको कितना भी आगे पीछे घुमाते रहो, आपका आंसर आते रहना चाहिए, बशर्ते आपको ये तीन चीज़ों का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, प्राइवेट इनकम बोलिए बच्चों। ठीक है, अब ये प्राइवेट इनकम वाला पॉइंट मैं कल पढ़ाऊँगा, प्राइवेट इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। ठीक है जी, आज के होमवर्क में मैंने आपको वो सिर्फ 3 वैल्यूज़ दी, जिसमें आपको रियल इनकम दिया हुआ है तो नेशनल नॉमिनल इनकम निकालना है, या फिर आपको करंट ईयर का इंडेक्स निकालना है। वो 3 छोटे छोटे समय फटाफट बना के वीना मैम को आज ही भेज दीजिएगा। हैव अ गुड डे बच्चों, बाय बाय।